Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रैक्टिस सेशन में। चलिए आज बिहार का पांचवा प्रैक्टिस सेशन है और आप सभी को ये पता चल गया होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से और मैंने आपके ग्रुप में भी वो भेज दिया है कि आपके एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग अब बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। और बच्चे का मैं एक आज टाइम डिसाइड कर दूंगा, मैं आपको एक नया टाइम दे दूंगा, ठीक है, बात करके अपने टारगेट वाले बच्चों से, क्योंकि उनका सिलेबस मुझे लगता है ख़त्म ही है। अगर कुछ बचा होगा तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं उनके टाइम को हटा करके आपको वो टाइम दे दूंगा। यानी कि आपका टाइम जो हो जाएगा लगभग, मैं सोच रहा हूँ 4:30 से अगर आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, है ना। बाकी जैसा आप लोगों की अनुमति हो तो बता दीजिएगा। क्या मैं आपका टाइम 3 बजे से हटा करके 4:30 बजे कर सकता हूँ? अगर आपकी अनुमति हो तो बता दीजिएगा। 4:30 से क्लास जो चलेगी वो 6 बजे तक चलेगी लगभग, ठीक है ना। और वो राइट टाइम होगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आराम से खाना 6 बजे के बाद बनाना पड़ता है उनको, वो खाना बना सकती हैं। और 3 बजे तक का स्कूल होता है, वो स्कूल सब लोग स्कूल से आ सकते हैं और बाकी 4:30 से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, जैसा भी हो अपना अपना आप लोग मुझे बता दीजिएगा क्लास के बाद में। और आज तो हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। अभी बच्चे बहुत कम आए हुए हैं लेकिन, है ना। तो इस टाइम पे स्कूल रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि 4:30 बजे का टाइम जो होगा वो बहुत ही सुटेबल टाइम मुझे सही समझ में लग रहा है। बाकी ना मैक्सिमम जो वोटिंग होगी ना वो ज़रूरी है, तो आप लोग मैक्सिमम सपोर्ट किया कि मतलब आप लोग वोट किया कीजिए, या अपने अपना मत जो भी आपका डिसीज़न है वो बताया कीजिए, ठीक है। जब तक बताएंगे नहीं तो मैं जान नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो अभी भी बच्चे कम हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, ये बात हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं क्लास का टाइम 4:30 बजे करने की सोच रहा हूँ, ताकि आप मोस्टली लोग इसको अटेंड कर सकें, लाइव सेशन को, ठीक है। और जो कुछ भी मैं आपको पीडीएफ में कंटेंट दूंगा उस कंटेंट को भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं स्पेलिंग एरर के जितने भी मैंने आज तक सेशंस लिए हैं वो सारे सेशंस मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आप 1 बाय 1 पीडीएफ को देख करके उसको पढ़ डालिएगा, समझ डालिएगा, अभ्यास कर डालिएगा, आपका सही रहेगा, ठीक है ना। हाँ 4:30 बजे ठीक रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी लेकिन हालांकि 2-3 लोगों ने ही बोला है, बाकी का भी पता नहीं है। तो चलिए बाकी बातचीत बाद में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए, क्या होगा। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। बच्चों ने बोला कि सर 5 ऑप्शंस वाला करवाइए, तो मैं इस बार आपको 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कई बच्चे इसलिए भी तो नहीं आए कि वो सोचे कि अरे नहीं सर क्लास हो सकता है कि आज भी 6 बजे हो, ऐसा नहीं था। कल इमरजेंसी की वजह से मैंने क्लास 6 बजे ली थी। चलिए आंसर दीजिए बेटा, इसमें क्या होगा। देखिए सिंपल सा लिखा, कैटल्स लिखा हुआ है, आपको पता है कि कैटल्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन कैटल्स नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा कैटल ही लिखा जाता है। यहाँ कैटल्स लिखा हुआ है और हम हमेशा कैटल लिखते हैं, जबकि ये होता प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेता है, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। सो यहाँ पर एस हटा दीजिएगा, बाकी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नॉट अलाउड, ठीक है, टू एंटर दिस ग्राउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ए वाले में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब इस तरह के ऑप्शन सुना तो बहुत ही केयरफुली एक एक शब्द को कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा, आपसे कभी एरर वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, ये बात जान लीजिए, ठीक है। लेकिन कनेक्टिविटी बना करके आपको चलना, हर एक शब्द की मीनिंग होती है जो सेंटेंस में दी रहती है, उसको समझना है, इसके बाद क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, आगे पीछे सबको रिलेट करके समझेंगे तो आपका एरर का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ अ वैरायटी ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है।
तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लग जाता है कि वैरायटी को सोच करके कि वैरायटी ऑफ को सोच लेंगे कि ये अरे ये नाउन है और नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, बल्कि गलत है ये। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ वैरायटी ऑफ, ठीक है, ये जो वैरायटी ऑफ होता है ना, ये जानते हैं क्या, जरूरी नहीं कि जिसमें ऑफ लगा हो तो उसके पहले दिया गया जो शब्द है या फ्रेज है वो नाउन ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। वैरायटी ऑफ कुछ शब्द में बता देता हूँ आपको, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दिया नंबर ऑफ, ठीक है, और जैसे मोस्ट ऑफ, ये सब ऐसे, ये जितने भी ये शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काम करते हैं डिटरमाइनर का। किसका काम करते हैं? डिटरमाइनर का काम करते हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम चलेगा द, आपको और मालूम द जैसे मैं बोल दूं कि द परसेंटेज भी हो गया, हालांकि द परसेंटेज में द परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वैरायटी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब डिटरमाइनर होते हैं। तो इसलिए इसके बाद में जो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, सो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ऑफ के बाद में दिया गया जो नाउन होता है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट होता है, बात सही है, लेकिन कुछ पैटर्न जो डिटरमाइनर के रूप में काम करते हैं वो आपको दिमाग में रखने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है और कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। यू शुड अवेल ऑफ एवरी चांस इन लाइफ मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, याद रखिए। चलिए इसमें बता दीजिए ज़रा क्या होगा। देखिए इसमें आपको, मैंने आपको पढ़ाया है कि अवेल, अगर आपको नियम याद आ रहा हो तो मैंने आपको पढ़ाया था अवेल हो, चाहे बेटा एक्विट हो, ठीक है, चाहे आपका इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। आपने अगर प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा होगा तो प्रोनाउन की डिटेल क्लास में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ही ना वर्ब होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। अगर उनके बाद में कोई और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ऐसी वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम उसकी जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद में चूंकि प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा और हमको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा देंगे, योर सेल्फ लगा देंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अवेल के साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अवेल, फिर हम लिखेंगे योर सेल्फ, और सेल्फ फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ऑफ, याद रखिए, ऑप्शन बी राइट, ठीक है। नियम को ध्यान करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। यू, दे एंड वी इज लीविंग फॉर मुंबई टुमारो मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताएं। आज बच्चे बहुत कम हैं, वो चलिए वो रीज़न होगा कुछ भी, लेकिन है ना, लेकिन अब हम लोग टाइम चेंज कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए इस वाले सवाल में आपको पढ़ना है कि लिखा हुआ है यू, दे एंड वी इज लीविंग फॉर मुंबई टुमारो मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब यहाँ पर जो गलतियाँ आपको नज़र आएगी वो गलती नज़र आएगी बेटा, इसमें 2 मिस्टेक हैं, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक है? एक तो यू, दे एंड वी ये गलत है, प्रोनाउन का ऑर्डर गलत है। जब प्रोनाउन आपके प्लूरल में दिए गए हों, किस में दिए गए? प्लूरल में, जैसे ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है,
जब प्रोनाउन प्लूरल में दिए रहते हैं तो सेंटेंस कैसा भी हो, इनका ऑर्डर हमेशा 1 2 3 ही होता है। यानी पहले आपको लिखना चाहिए वी, फिर लिखना चाहिए यू, और फिर लिखना चाहिए एंड, दे लिखना चाहिए। और जब आपका ये तीनों लिखा हुआ है और ये एंड से जुड़ा हुआ है तो आगे आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आर लगाएंगे, तो इसमें डबल मिस्टेक है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं वाकई में मैं आपसे इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गलती देखी, तो फिर आप इतने जल्दी संतुष्ट कैसे हो जाते हैं कि बस यही गलती है, तो फिर आप उसी आंसर को बता करके शांत हो जाते हैं। इतनी जल्दी सेटिस्फेक्शन क्यों, जबकि आपके सामने का ऑप्शन ये भी है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा मिस्टेक हो सकती हैं। तो फिर आपका ध्यान बाकी चीज़ों पर क्यों नहीं जाता है, और अगर नहीं जाता है तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा आपकी असफलता में। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है कि जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आगे वर्ब भी तो देखिए, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे रहते हैं सेंटेंसेस में, सबका अपना इंपॉर्टेंस है, सब अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लेते हैं। ये बात आप जानते रहिए, नहीं तो गलतियाँ नहीं कभी ख़त्म हो पाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 वाला, और यहाँ हो जाएगा आर। जो बातें बताते हैं मुझे कभी कभी लगता है ना कि उन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं बोलता हूँ। सिर्फ सवाल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी पैटर्न को समझना। जैसे लिखा हुआ इट वॉज हर हु सजेस्टेड दैट यू बी एट डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा वो बताइए, क्या होगा इसमें? आईज वीक हो गई पढ़ते पढ़ते तो चश्मा लगवा लीजिए, फिर क्या करेंगी। चलिए सर था, गुड इवनिंग। अब जैसे इसमें डी वाला ऑप्शन आ रहा है, डी, ठीक है, प्राशु ने आंसर दिया डी। इस डी वाले में दो गलतियां बहुत बढ़िया, कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, अब आंसर आया मेरे मन का। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, ही और हिज, नहीं, अच्छा यहाँ पर बेटा हर का शी होगा। ठीक है, हालांकि आपने अच्छा बताया, कोशिश अच्छी थी। जो यहाँ पर मिस्टेक है वो दो मिस्टेक है, एक मिस्टेक यहाँ पर है और एक मिस्टेक आपकी यहाँ पर है। अब आपके मन में आएगा कैसे, तो मैं इसको समझाता हूँ। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से ज़्यादा मिस्टेक है। देखिए बी की फॉर्म इट लिखा हुआ है और फिर वॉज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो डिसाइड करता है कि ये क्या है, ये बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा। तो यहाँ पर तो हर की जगह पर शी हो जाएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच, और ईच के हिसाब से कभी भी देयर नहीं आता। मैंने बहुत बार बोला है कि ईच के बाद ईच हो और चाहे एवरी हो, इसके बाद में आगे आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, और जो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आता है वो भी सिंगुलर वाला ही आता है, ये बात जान लीजिएगा। तो ईच के हिसाब से देयर नहीं होगा, यहाँ पर हिज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो मिस्टेक है, ऑप्शन डी सही। कोई बात नहीं प्राशु, मैं समझ गया, लेकिन आपने आंसर बहुत बढ़िया दिया है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गया था कि टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए। देखिए स्मार्टर कर दिया, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम डिग्री में बदलाव नहीं करते जब तक कि नेसेसरी ना हो जाए। ठीक है,
यहाँ तो आपने सेंटेंस की डिग्री कम कर दी। डिग्री में चेंजेस तभी कीजिए जब आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना हो। ये जब चूंकि यहाँ पर ऑफ ऑल लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर स्मार्टर कैसे लगा सकते हैं? सिर्फ इसलिए आप लगा रहे हैं स्मार्टर क्योंकि आपके सामने अदर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अदर का इस्तेमाल जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो यदि आप इसको कंपैरेटिव बना लेंगे तो फिर यहाँ पर ऑफ ऑल नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर देन होना चाहिए था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से अदर्स को हटा देना है। और याद रखिएगा कि अदर का इस्तेमाल हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, आंसर दीजिए लॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर अदर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, सो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या होगा? वी नीड टू सेट अबाउट टू फाइंड अ सोल्यूशन मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए, ये इस सवाल में क्या होगा, लिखा है वी नीड टू। नीड क्या है? मेन वर्ब है। मैंने आपको पढ़ा है कि जब भी नीड और डेयर के साथ नॉट आ जाता है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और आगे हम कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब नीड और डेयर अकेले आते हैं तो इनको हम बोलते हैं मेन वर्ब। इनके आगे क्या होता है? टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब, आगे टू का इस्तेमाल किया गया है। सेट अबाउट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या हो जाएगा? टू नहीं आएगा बल्कि फाइंड का फाइंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइंडिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पढ़ाया गया, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? जीरंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सेट अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कि वी नीड टू सेट अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हमें एक सोल्यूशन को खोजने की शुरुआत करनी चाहिए, ये कह रहा है, या शुरुआत करने की आवश्यकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। सो जो मिस्टेक है वो फाइंड का फाइंडिंग यहाँ पर हो जाएगा। सो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर एकदम सही। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, उसके बाद में ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इन्फिनेटिव है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आपके सामने प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई इन्फिनेटिव आ रहा है तो देखिएगा कि ये प्रेपोजिशन के बाद में जो इन्फिनेटिव है वो जीरंड में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ अपने तौर तरीके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही यूज्ड टू, अब आप कहते हैं यहाँ गुरुजी ड्राइविंग होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ यूज टू ड्राइव लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब वर्ब का खेल है बेटा, याद करना पड़ता है ना, उसके लर्न करना पड़ेगा। हालांकि मैंने डिटेल्स लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है, बट बहुत बारीकी से पढ़ना है ग्रामर अभी आपको। देखिए क्या है, अनलेस यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली यू विल नेवर अंडरस्टैंड ग्रामर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका क्या होगा बताइए? जल्दीबाजी मत कीजिए, सोच करके आंसर दीजिए, हर एक शब्द की इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है, अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल सुनिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या है? ठीक है, अब जैसे इसमें बी में आंसर कर रहे हैं बेटा, अब बी में आंसर क्यों कर रहे हो आप, मुझे ये नहीं पता, है ना। सोनिया रपाल, सोनिया रानी जी, दोनों आप बी में आंसर कर रहे हैं। बी में क्या गलती है? अच्छा मुझे ये बताइए, मतलब क्यों ऐसा लगा कि बी ऑप्शन होना चाहिए? इसका तो लॉजिक पता होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए बताया गया है कि अनलेस
और अनटिल, इनके वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसलिए नॉट हटा दीजिए, और जब नॉट हट जाएगा तो डू भी हट जाएगा, और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आगे स्टडी लिखा हुआ है, और स्टडी के आगे, यह स्टडी क्या है, वर्ब है, वर्ब के आगे लिखा हुआ है रेगुलरली, और ये एडवर्ब है। ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि वो यहाँ पर लिख देता रेगुलर, क्या लिख देता, रेगुलर लिख देता। तो रेगुलर क्या है, रेगुलर एक आपका एडजेक्टिव है, रेगुलरली आपका एडवर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड ग्रामर, इसमें कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट रनिंग ऑन द रोड लेट नाइट मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट रनिंग ऑन द रोड लेट नाइट। देखिए मैंने आपको पढ़ाया, यदि नहीं अगर आपको याद है तो बता दूं कि चाहे वर्ड हो प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, क्या होता है, मना करना होता है। तो इसमें नॉट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो नॉट लगेगा नहीं, और इसके साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, सो यहाँ पर फ्रॉम भी आ रहा है, तो गलती केवल यहाँ पर नज़र आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ऑप्शन सी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखिए प्रोहिबिट हो चाहे आपका फॉरबिड हो, इनके साथ में आप कभी भी, और एक रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, नेवर, इनके साथ में आप कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार थोड़ा सा आपके लिए, मैंने कहा प्रोहिबिट, ठीक है, मैंने लिखा फॉरबिड, फिर मैंने लिखा रेयरली, फिर मैंने लिखा हार्डली, ठीक है, फिर मैंने लिखा स्कार्सली, ठीक है, मैंने लिखा अनटिल, मैंने लिखा अनलेस, ठीक है, एक नेवर, इनके साथ हम कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, मना, देखिए प्रोहिबिट माने होता है मना करना, तो मना करने के सेंस में जितने भी वर्ब का इस्तेमाल होगा हम उनके साथ में नॉट नहीं लगाएंगे, इतना ही नहीं है बल्कि और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है, नॉट आएगा, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, व्हेन आई वॉज वॉचिंग मैच ऑन टीवी माई मदर वॉज कुकिंग मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताएं। अब देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आप गौर करेंगे सेंटेंस में लिखा व्हेन आई वॉज वॉचिंग, यानी मेरा काम चल रहा है देखने का, मैच देखने का, टीवी में मैच देखने का मेरा काम अभी चल रहा है, और मेरी माँ जो है वॉज कुकिंग, खाना पका रही है, यानी हम दोनों का काम जो है वो चल रहा है। और जब दोनों का काम चल रहा होता है तो हम व्हेन नहीं वाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइल। ठीक है, वाइल जो होता है वो पैरेलल एक्शन को दिखाता है, बराबर जो एक्शन चल रहे होते हैं उन्हीं को दिखाने के लिए हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट टू गेट अ जॉब, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। देखिए बेटा यहाँ पर सिंपल सा है कि अदर लिखा हुआ, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट, अदर के साथ में यहाँ पर क्या क्या लगाने के लिए ऑप्शन दे रहा है, बट, एक्सेप्ट और देन, तीनों क्या हैं, प्रीपोजिशन। तो हम अदर के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं,
हम लगाते हैं देन का प्रयोग, ठीक है। अदर के साथ में हमेशा देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर टू का इस्तेमाल भी नहीं होगा, ठीक है। आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन गेट अ जॉब, देन गेट अ जॉब। टू मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टू यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि देन बट एक्सेप्ट इनके बाद में हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए मैं ठीक कर दूंगा बाद में, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा, यू आर वाइपिंग द डस्ट द स्क्रीन, इसमें क्या आएगा बताइए। 11 का ई नहीं, 11 का आप देन ही मानिए, क्योंकि प्रेपोजिशन देन बिल्कुल सही लग जाएगा, ठीक है। अदर के साथ में देन का इस्तेमाल होता है, देखिए रैदर के साथ में भी देन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अदर के साथ में भी देन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी देन का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा सब बातें। और नो सूनर के साथ में, नो सूनर के साथ में भी देन का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए, यू आर वाइपिंग द डस्ट स्क्रीन, देखिए जो मान लीजिए टीवी की स्क्रीन है और इसमें धूल लगी हुई है, ठीक है, क्या लगी हुई है, धूल लगी हुई है। अब हम इस धूल को हटा रहे हैं, तो यानी स्क्रीन की सतह से हम धूल को अलग कर रहे हैं, और अलग करने के सेंस में हम ऑफ का इस्तेमाल किया करते हैं, वाइप ऑफ, ठीक है। बात समझ में आए, वाइप ऑफ यानी कि हटाना, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। वाइप ऑफ का मतलब होता है हटाना, और एक होता है वाइप आउट, जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, तबाह करना, रखिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, शी इज कमिंग नून फ्लाइट, देखिए शी इज कमिंग फ्रॉम, यहाँ पर नून फ्लाइट क्या है, अगर देखा जाए नून फ्लाइट एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, कि दोपहर की फ्लाइट से, ठीक है। यहाँ पर कोई बात दोपहर की नहीं हो रही, बल्कि दोपहर की फ्लाइट से, तो हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैंने कई बार पढ़ाया है कि बाई के साथ में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार बताया है, ये वाला भी करवाया है एग्जाम्पल, ठीक है। जब सीधा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है तो बाई का इस्तेमाल ही करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा, है ना, बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, ही किल्ड द हैन अ स्टोन, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, ही किल्ड द हैन अ स्टोन, इसमें क्या होगा बताइए। विथ, यस वेरी गुड। इसमें क्या होगा, किल्ड द हैन विथ अ स्टोन, ठीक है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई काम किया जाता है तो विथ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाकू से केक काटना, पेन से लिखना, स्टोन से मुर्गी मार दी, तो सबके लिए हम विथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, आई वॉज नेवर वेरी गुड ड्राइंग, इसमें क्या होगा, कौन सा प्रेपोजिशन होगा, याद रखिएगा प्रेपोजिशन के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, तो अगली बार में कम ज़्यादा भी हो सकता है।
आई वॉज नेवर वेरी गुड ड्राइंग। देखिए बहुत सिंपल से कि आई वॉज नेवर वेरी गुड, गुड के साथ में हम हमेशा एट लगाते हैं और आगे ड्राइंग लिखा हुआ है, ठीक है। गुड एट ड्राइंग, ड्राइंग क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है, ठीक है। तो गुड प्लस एट प्लस एक्टिविटी, बैड लगा देंगे तो भी एट लगाएंगे, बैड प्लस एट प्लस एक्टिविटी, ठीक है। जैसे गुड एट ड्राइंग है ना, बैड एट ड्राइंग, कुछ भी हो सकता है। स्पोर्ट कह सकते हैं हम, गुड एट स्पोर्ट्स, बैड एट स्पोर्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा, याद रखिएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। इन नहीं लगाते हैं, ठीक है, इन नहीं लगाएंगे। इन तब हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि गुड इन हैबिट, क्या कहते हैं, गुड इन हैबिट, ठीक है। और जब कोई एक्टिविटी होती है तो एट का ही इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, शी इज लीनिंग हिज शोल्डर, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, बिल्कुल, चलिए डी ऑप्शन होगा, अगेंस्ट। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति बैठा हुआ है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके सर, मतलब उसके सर पे कोई कंधा रख के कोई लड़की रो रही है मान लीजिए, ठीक है। तो वो जो पूरा लोड पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, कंधे पर पड़ेगा, इसलिए अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पर सीढ़ी टिका दिया आपने, तो सीढ़ी का पूरा लोड किस पर है, लेडर का किस पर है, दीवार पर है, तो भी हम अगेंस्ट लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए नाव है, नाव ने पतवार पतवार निकाल दी, तो पतवार जो होती है वो हवा के विरुद्ध काम करती है, इसलिए इसमें भी अगेंस्ट लगाया जाता है, अगेंस्ट द करंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिसके विरुद्ध, जैसे आप दीवार में टिक के बैठे हैं तो वहां पर भी अगेंस्ट लगेगा, क्योंकि आपका लोड दीवार पर ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि हैंगिंग बाय अ थ्रेड, धागे से लटकना मतलब बीन अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को लिटा करके अगर मैं एक धागे में तलवार को लटका दूं तो वो डरता ही रहेगा कि पता नहीं धागा कब टूटा, अब कब हमारा आत्मा से संबंध छूटा है ना। तो बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, धागे पे लटकना मतलब खतरनाक सिचुएशन पर होना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, प्रणाम रोशनी मिश्रा जी, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए इसका हो जाएगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। जैसे मान लीजिए मुझे काम करने के लिए 100 पत्थर, 50 पत्थर मिले, कि मुझे इन 50 पत्थरों को फोड़ना है, और अगर मैंने एक भी मतलब लिखा ना, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी किसी भी पत्थर को मैंने अनटर्न रहने नहीं दिया, मतलब कि बिना फोड़े नहीं रहने दिया, तो यानी हो जाएगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ पर ये सेंस निकल के आएगा। सो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, थ्रो इन द टॉवेल। इसका क्या होगा, थ्रो इन द टॉवेल, बताइए। ये इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, ठीक है, और 5 ईडियम्स पूछे गए थे आपके एग्जाम में। देखिए लिखा हुआ थ्रो इन द टॉवेल, है ना। जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारा आपका घर में पानी फैल गया फर्श में, और आपको मिल गई एक टॉवेल की, जाओ टॉवेल से पूरा फर्श साफ करना है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अरे टॉवेल से साफ करेंगे पूरा दिन लग जाएगा, मैं वाइपर वाइपर दो तो झेलते हुए खत्म कर दें जल्दी से। तो थ्रो इन द टॉवेल मतलब टॉवेल को फेंक दिया, अरे हटाओ हमसे नहीं हो पाएगा। यानी कि एडमिट डिफीट, यानी कि हार मान लेना। क्या मान लेना, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, कि आपने टॉवेल को फेंक दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, एडमिट डिफीट, हार मान लेना। 20 का क्या होगा बताइएगा, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, इसमें क्या होगा बताइए। सर आज ही हम आपसे जुड़े हैं, बिल्कुल अविनाश जी। चलिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर दीजिएगा, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, मतलब कि प्रैक्टिस सेट जो हो गए हैं 1 2 3 4, उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम निकल के। देखिए लिखा हुआ है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम हुआ, आप उस प्रोग्राम में गए, और वहाँ पर आपको उन्होंने कोई स्मृति चिन्ह दिया, मिलता है ना स्मृति चिन्ह, ठीक है, जिसको आप देख के याद करते हैं कि अरे यार मैं इस प्रोग्राम में गया हुआ था, उसको हम बोलते हैं सावनीर, ठीक है। सावनीर का मतलब होता है स्मृति चिन्ह होता है, याद रखिएगा। जो ट्रॉफी मिलती है वो तब मिलती है जब आप कोई मैच को जीतते हैं या कोई कंपटीशन को जीतते हैं, तब आपको ट्रॉफी मिलती है। प्राइज भी आपको तभी मिलता है। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन या विचित्र, आप कह सकते हैं इतने बड़ा एंटिक पीस है। तो जो एंटिक पीस हम लोग बोल देते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, हम लोग एक्चुअली में इंग्लिश ही बोल रहे हैं। एंटिक मतलब प्राचीन विचित्र, है ना, विचित्र बोल सकते हैं आप इसको, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा बता दीजिए एक बार जरा। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इनएविटेबल, ठीक है, यानी कि जिसको आप टाल नहीं सकते, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, यानी जो होना सुनिश्चित है उसको बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है। इमीडिएट मतलब जो जल्दी, ठीक है। इनविंसिबल जिसको आप हरा नहीं सकते। इनकॉरिगबल जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सिनोनिम ऑफ असेल। सिनोनिम ऑफ असेल, असेल का क्या होगा बताइए। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले किसी वर्ड के सिनोनिम के रूप में बताया था इसको। देखिए असेल का मतलब होता है अटैक करना। क्या होता है, अटैक करना होता है, या इंट्रूड करना भी होता है। तो एक बार मैंने इंट्रूड के रूप में बताया था, इस बार इन्वेड बता रहा हूँ। इन्वेड, इन्वेड का मतलब भी होता है किसी पर अटैक करना। डिफेंड माने सुरक्षित, सुरक्षा करना या रक्षा करना जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, एक्लेम का मतलब होता है, देखिए एक्लेम एक होता है क्लेम, क्लेम माने होता है दावा करना, ठीक है।
फर्क बहुत है। क्लेम माने दावा करना और एक्लेम, एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, याद करने की ट्रिक ये थी कि जैसे ACC की सीमेंट। ठीक है सर, आपके इस प्रैक्टिस कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो चांस हो जाएगा BPSC में कुछ। सुनीता जी पूछ रही है, मेरा मानना है कि बहुत चांस हो जाएगा, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत चांस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ अरेंजमेंट का क्या होगा बताइए, है ना। लेकिन सिर्फ कोर्स को देख बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि शब्द जो मैंने बोले वैसे ही हू बहू तो आएंगे नहीं, और आ भी सकते हैं जैसे पिछली बार आ गए थे, ये किस्मत की बात होती है। तो हू बहू शब्द नहीं आएंगे, बट कॉन्सेप्ट यही सब आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मोस्टली आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, कि मैं जो आपको बताता हूँ ना कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब, ये क्या है ये क्या है, वो सारी बारीकी आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी आप नंबर 100 में मतलब 80 में 80 ला सकते हैं, आप 100% ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अरेंजमेंट का मतलब होता है आरोप। ठीक है ना, अब मैं ट्रिक कहा था अरेन, अरे रेन होने लग गई इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ पाया, ये हमने क्या कर दिया कि सारा आरोप रेन पर मर दिया, ये ट्रिक थी। एस्पर्सन बोल सकते हैं आप, एस्पर्सन माने भी क्या होता है इसका सिनोनिम, एस्पर्सन का मतलब भी होता है कलंक लगाना, कलंक लगाने का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना ही होता है। स्टीम माने क्या होता है, सम्मान होता है, आपको मैंने पढ़ाया है, इसकी स्पेलिंग होती ESTEEM, स्टीम। ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है स्टीम भाप वाला, स्टीम भाप, भाप है भाप। ठीक है, एक है फिडेलिटी, यानी फिडेलिटी की ट्रिक ये कि फिदा हो गए तेरी लॉयल्टी पर, यानी फिडेलिटी, फिदा हो गए तेरी लॉयल्टी पर, यानी कि इसका मतलब होता है वफादारी। और फिर ये लिखा हुआ परफिडी, और परफिडी का मतलब होता है कि किसी पर मतलब कोई और, किसी और पर फिदा हो गई है? बात होती थी हमसे और फिदा किसी और पर हो गई, यानी इसको बोलते हैं बेवफाई, ये नमक हरामी। ठीक है, बोलते हैं ना, वही बेवफा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मैंने वाकई में मैंने बहुत ही मतलब हंसा हंसा करके, बहुत ही मजाकिया वे में मैंने पूरी वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस सब कुछ पढ़ाया आपको। जब आप टाइम देते हैं ना, तब आपको टाइम बहुत कुछ देता है बदले में। तो जो भी सेशंस करवा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। ऑगमेंट का सिनोनिम क्या होगा वो बताइए, ऑगमेंट का। देखिए ऑगमेंट मतलब आग क्या करते, कहते हैं ना ऑगमेंट है, आगे ऑग, आग में मतलब, और आग लगाने आ गई मतलब बढ़ाने आ गई, है ना। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने का सेंस यहाँ पर क्या आएगा, एम्पलीफाई करना। डिमिनिश का मतलब कम करना होता है। अबेट माने होता है रोकना। ट्रिक बताऊं इसकी, आप बातें करें, यानी कोई व्यक्ति जो जाने वाला है आप उसके आओ बातें करें, आ बातें करें, मतलब आप उसको बातें करने के लिए रोक रहे हैं। तो अबेट माने होता है रोकना। ठीक है, प्रिमिटिव तो आप जानते हैं प्राचीन होता है। एक मूवी है जीनियस, उसमें लड़की हीरो से बोलती है ब्लडी प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन, है ना, रूढ़ीवादी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसकी स्पेलिंग है मिलेनियम। ठीक है, MIL, मिल। ठीक है, फिर क्या, LEN, लेन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, NIUM। ऐसे शब्दों को तोड़ दीजिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। मिलेनियम की स्पेलिंग होती है MIL, फिर यहाँ पर एक और LEN, लेन, और NIUM ऐसे। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि MILL,
IENN और फिर IUM, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ट्रिक अलग अलग हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, आप जो भी आपको पसंद आए। एक और कर सकते हैं कि मिल और AENIINE और कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, इसकी स्पेलिंग बताइए क्या होगी। देखिए इसमें जो राइट, इसमें जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी बताइए जरा। देखिए उसमें जो राइट है वो ए वाली सही है ना। मैंने कहा था अप्पा, ठीक है, रैटस, रैट अस, यानी आपने अप्पा से बोला कि चूहा हमें तंग करता है, अप्पा रैटस। आपने वर्ड सुना होगा अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, किसी अनुभवी व्यक्ति के नीचे ट्रेनिंग मिलती है उसको, अंडर में। तो अपरेटस का मतलब होता है उपकरण, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अप्पा रैट अस, अप्पा चूहा हमें परेशान कर रहा है, तो अप्पा ने अपना उपकरण निकाल करके चूहे को पकड़ लिया। तो ऑप्शन ए। ट्रिक भी मालूम चल गई, स्पेलिंग भी मालूम चल गई, अब कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। 27 का क्या होगा, अभिमन्यु डाइड अ ग्लोरियस डेथ। डेथ यहाँ पर क्या है वो बताना है। आज की डेट क्या है वैसे, 26/6/5/11, 6/6/12। चलिए इसमें क्या होगा, अभिमन्यु डाइड अ ग्लोरियस डेथ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये डेथ वर्ड है ना, चूंकि ये बना किससे है, ये बना है इस वर्ब से बना हुआ है। और जब वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो वह कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। बहुत बढ़िया, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है कोई पर्सन होता है। लेकिन जो डेथ भले ही यहाँ पर आपको वस्तु लग रही हो, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ये वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आपके सामने ना दिया होता तो बात अलग है कि आप फिर डायरेक्ट बोल देते कि अलग चल जाता, बट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, शी एडवाइज्ड दैट आई कर्टल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा, देखा वो शी एडवाइज दैट आई कर्टेल एक्सपेंडिचर। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, और यहाँ पर लगेगा शुड, क्योंकि बात हो रही एडवाइस की। तो एडवाइस के लिए क्या लग सकता है, शुड लगता है, तो ये लगता या फिर ये लगता। लेकिन चूंकि इसमें हैव भी दिया हुआ है, और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कर्टेल कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत, ठीक है। 29 में क्या होगा, एट द मोमेंट द चाइल्ड इन द गार्डन। क्या होगा प्ले का यहाँ पर बताइए, प्लेइंग फिल करेंगे, प्लेज, इज प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, क्या होगा बताइए।
देखिए यहाँ पर हो जाएगा इज प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ये कह रहा है कि एट द मोमेंट, यानी इस क्षण की बात कर रहा है वो, इस क्षण की बात कर रहा है, मतलब कि वो अभी भी जो गेम है वो चल रहा है। तो एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, कि इस समय एक क्षण जो बच्चा है वो गार्डन में खेल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जगह याद रखिएगा, ठीक है। हैज़ बीन प्लेइंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम जैसे सिंस फॉर दिया रहता है ना, सिंस फॉर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखिए सारे बहुत इजी हैं, आपको टफ लग रहे होंगे अगर, तो बस रीज़न यही कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पर हमें पकड़ बनानी होगी। उसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या डिटेल क्लासेस पढ़ने का तो समय नहीं कहूँगा मैं, समय ही नहीं बचा है ज़्यादा, है ना। 12 दिन बचे हुए हैं मोस्टली, तो बहुत टाइम तो नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस में ही मैक्सिमम रूल्स आपको समझा डालूँ। यहाँ पर बताइए क्या होगा, आई हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ, ठीक है। टेंस का सवाल है, टेंस में पढ़ाया था मैंने, किसको किसको याद है इसको आंसर दीजिए मुझे। देखिए इसमें जो है ना, सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर हैव सेंड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अप टू जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक है, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा, शी कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी, इसका क्या होगा बताओ। चलिए शी कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी। देखिए इसमें क्या होगा, ये इसमें लिखा हुआ ईदर और जिसमें ईदर और हो जाए, या नीदर नॉर हो जाए, या बोथ एंड हो जाए, सब पढ़ाया है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, याद रखिएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कंपाउंड बनाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा, टायर्ड शी टुक रेस्ट, कंपाउंड बनाना है, बनाइए इसको। कंपाउंड बनाना है, बहुत सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। कुछ भी आंसर नहीं करना है, आपके आंसर के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। आखिरकार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो भी आंसर कीजिए एक लॉजिक के साथ, ठीक है। जैसे आपने ये वाला किया है, बहुत बढ़िया, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो बिकॉज होता है वह कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल किया जाता है, एंड जो होता है वो कंपाउंड में इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन सेंटेंस का यहाँ पर मीनिंग गलत है। ही टुक रेस्ट एंड शी वॉज टायर्ड,
उसने आराम किया और वो थक गई, ये कौन सी बात हो गई? यहाँ तो मामला ही उल्टा हुआ जा रहा है, सो ये गलत हो जाएगा। ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया, सो शी वॉज टायर्ड, और वो थक गई, सो ये भी गलत है। फिर लिखा है शी वॉज टायर्ड सो शी टुक रेस्ट, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? अब वैसे भी ही दिया हुआ है, बात शी की हो रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऐसे भी पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, और इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस का नियम याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। चलिए इसमें क्या होगा? देखिए इसमें सिंपल बनाना है, तो यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ द सोल्जर हैव अराइव्ड, एंड लग गया, कंपाउंड हो गया, गलत। लगा द सोल्जर हैव अराइव्ड एंड मॉब डिस्पर्स, बी वाला भी गलत, क्योंकि इसमें एक ये हो जाएगा तो फिर एक वर्ब ये हो जाएगी, दो वर्ब हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हो गया। लिखा है द सोल्जर हैविंग अराइव्ड बिफोर द मॉब डिस्पर्स्ड, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब, ये भी गलत है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, जब बिफोर प्रीपोजिशन का काम करता है ना, तो उसके बाद में एक नाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ द मॉब डिस्पर्स्ड, ये एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है ना। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, पहली बात तो सिंपल बनाना है ना, तो बिफोर लग गया ना, बिफोर नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? इसका मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? ही वॉन्टेड टू एजुकेट, ठीक है, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू यूरोप। सिंपल बनाना है, बनाइए। डी में भी दो वर्ब है। बेटा देखिए, डी में जो वर्ब आप कह रही हैं ना, यहाँ पर जो एक पूरा ये दिख रहा है ना, ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। ठीक है, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। बात ये है ना कि यहाँ पर हैव अराइव्ड नहीं होगा ना, हैविंग जो लगा हुआ है, देखिए ये हैविंग अराइव्ड तो सही है, लेकिन यहाँ बिफोर लगा दिया गया ना, तो बिफोर नहीं होगा। बिफोर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स में होता है, सिंपल में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ लिखा हुआ है द सोल्जर हैविंग अराइव्ड, तो यहाँ पर जो हैविंग अराइव्ड है ये क्या जानते हैं? ये बेटा आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है, जो पार्टिसिपल है। क्या है ये? परफेक्ट पार्टिसिपल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। और हैव लगा दिया तो मतलब ये वर्ब माना जाएगा, ये वर्ब, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, देखिए 34 में हो जाएगा, लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ ही वॉज सेंट, वह भेजा गया, हिज सन, गलत, यानी उसके बेटे को भेजा गया है, वो खुद नहीं भेजा गया है, सो ये गलत। ही सेंट हिज सन टू यूरोप टू एजुकेट, यानी उसने अपने बेटे को भेजा कहाँ? यूरोप में, किस लिए? टू एजुकेट, एजुकेट करने के लिए भेजा था कि एजुकेट होने के लिए भेजा था? बताइए। अच्छा, वो अपने बेटे को एजुकेट करना चाहता था, यानी उसने एजुकेट होने के लिए भेजा, ना कि एजुकेट करने के लिए भेजा, तो ये भी गलत है। देखा, ही सेंट हिज सन टू यूरोप टू बी एजुकेटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब होने के लिए, एजुकेट किए जाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा, तो ये वाला सही है। ही वॉज सेंट हिज सन टू यूरोप टू बी एजुकेटेड, फिर यहाँ पर वॉज लगा के गलत कर दिया, सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जगह। वो नहीं भेजा गया, उसने बेटे को भेजा। ठीक है, सो मीनिंगफुल जो है वो आपका सी वाला सही है। याद रखिएगा, जिस स्लाइड जहाँ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसी से 4 सवाल एज इट इज़ एग्जाम में है, जो मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया है सिंथेसिस में, एज इट इज़ आया हुआ है ना। तो याद रखिएगा, एक वो फॉलोवर वाला और एक आपका वो डिजर्व्ड वाला, अनडिजर्वडली वाला,
ऐसे करके 3-4 सवाल थे सिंथेसिस के, सब पूछे गए है ना। ही फ्लेड समवेयर ही परसू, ये वाला देखिए आ भी गया, क्या बात है। यही वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में, और ये ऑलरेडी मैं बहुत पहले करवा चुका था। ही फ्लेड समवेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, कॉम्प्लेक्स बनाना है बना दी। ठीक। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला सही, ठीक है। ही फ्लेड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, वेयर जो लगता है ना वो क्या कहलाता है, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड वाला कंपाउंड कहलाता है। वाई भी कॉम्प्लेक्स होता है बट वाई का यहाँ मीनिंग नहीं है, सो गलत। वेन का मीनिंग नहीं है, गलत। सो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा, द सिंपल सेंटेंस फॉर्म ऑफ। ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है इसका सिंपल सेंटेंस आपको बना करके दिखाना है, बनाइए। ठीक है, देखिए इसमें जो सी वाला ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें सिंपल बनाना है तो इसमें लिखा हुआ है दोज हु लग गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड लग गया कंपाउंड हो गया, हु लग गया कॉम्प्लेक्स हो गया, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये सब ट्रिक बताई हुई है ना, मैंने इतनी आसान ट्रिक बताई हुई है कि आप सेंटेंस को देख करके पहचान लेंगे कि वो सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, और इसमें देखिए एक ही चीज है। ठीक है, ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 37 का, देखिए ये पूछने का तरीका भले ही इस तरह का है, लेकिन एक सवाल आपका आता है जिसमें ये पूछा गया था कि आप सेंटेंस को सही पैटर्न में लगाइए, पूछा गया था। मैंने पी क्यू आर एस के थ्रू पूछ लिया है, बट यहाँ पर सेंटेंस ये पूरा एक ही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों पैटर्न से चल जाता है। तो आप इसका आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा। ये पूरा एक ही सेंटेंस है। ठीक है, अब बहुत आसान है, आप आसानी से बता भी ले जाओगे। ठीक है, इसको देख करके आप आंसर कर सकते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि इसमें क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, ईच से होगी। तो आर है और आर केवल इसी में, तो ये सही है, बाकी गलत। मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही आर है, आर यहाँ पर है बिल्कुल सही, बाकी में नहीं है, गलत। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का डी, कुछ लोग ए। बेटा देखिए बहुत सिंपल सा है ना, देखिए ना, पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। ईच हाई कोर्ट हैज़, तो हाई कोर्ट के पास क्या होती है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। ये पावर होती है, कहाँ होती है, विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, जो इसका विशेषाधिकार क्षेत्र होता है उसके अंदर होती है, कहाँ पर, ओवर ऑल कोर्ट्स। यही बना ए वाला। ठीक है, हाँ जो ए वाले हैं वो ठीक है। विच वन ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बता दीजिए।
कोई बात नहीं पुष्पा कुमार, कोई बात नहीं, बच्ची का है ना। अच्छा मेरी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है। देखिए इसमें जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, कैन यू टेल मी वेयर योर अंकल डज लिव, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये वेयर कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पर वर्ब आती हैं, और यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो गया, है ना। और आप कहेंगे सर जी अगर ये कंजंक्शन है तो क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, तो इसका पहला क्लॉज देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव है, कैन यू टेल, तो इसकी वजह से ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो वेयर है ना ये कंजंक्शन ही है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, एक क्लॉज आपको वो ये जोड़ के दे रहा है और एक क्लॉज आपको ये जोड़ के दे रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो वेयर के बाद में डू नहीं आएगा, यहाँ भी डू नहीं आएगा और यहाँ डज नहीं आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह का सवाल ऑलरेडी करवाया भी था प्रैक्टिस में। 39 में क्या होगा, क्रिसमस ट्री, ठीक है। क्रिसमस ट्री का बताइए किस तरह से बना हुआ है ये, है ना, कौन कौन सी रेसिपी मिला करके इसको बनाया गया है। बहुत सिंपल सा है कि क्रिसमस जो है वो नाउन, और ट्री भी क्या है, नाउन, मैं नाउन की जगह पे थ्री क्यों लिख रहा हूँ, ये भी क्या है नाउन और ये भी क्या है नाउन, तो नाउन प्लस नाउन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा बताइए, आपको बताना है इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका, ठीक है। सवाल है कि द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे, इसका क्या होगा बता दीजिएगा। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ सेंटेंस जो राइट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब आप कहेंगे सर जी बॉस है तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, तो आगे प्लीज लगा हुआ है ना, जब बॉस की अटकती ना तो बॉस भी रिक्वेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर ए वाला लिखा हुआ है द बॉस रिक्वेस्टेड हिम, और चूंकि प्लीज वाला है तो टू लगेगा, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन, ठीक है, व्हाट द ओल्ड मैन, और लिखा हुआ सैड, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, बी में टुडे लिखा हुआ है गलत, दैट डे वाला ये तो सही है, तो आगे पूरा पढ़ के देख लेते हैं, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सैड दैट दैट, ये सैड लिख दिया गलत है, यहाँ टुडे गलत, ऑप्शन ए सही, ठीक है, बात समझ में आ गया। टुडे, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। सर सी क्यों नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पर सैड लिखा हुआ है ना, और पास्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो पास्ट सैड का पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, हैड सैड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है कि मोहन आस्क्ड अमित वेदर द लेटर, ये जो वर्ड लिखा है लेटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मोहन और अमित दोनों लड़के हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए सवाल ये द लेटर, लेटर मतलब अमित की बात हो रही है, वॉज इन हिज सेंसेस, इसमें से कौन सा सही होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर आप गौर करेंगे सेंटेंस को, पहले यहाँ देखिए वेदर लिखा हुआ है, आपको पता है कि जब भी इफ या वेदर होता है तो एक चीज पक्का हो जाती है कि यह सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव रहा होगा, पहली बात तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहा होगा। दूसरी बात है कि इसके बाद वाला जो क्लॉज होता है वो जो शुरू होता है
वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का होता है हिस्सा। तो द लेटर का मतलब क्या हुआ कि बात हो रही है अमित की, तो यानी वो एड्रेस किसको करेगा, अमित को करेगा। तो यहाँ अमित को कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कवर कर रहा है। लेकिन सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि वॉज इन हिज सेंसेस, ठीक है, वॉज इन हिज सेंसेस। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, केवल सी वाले में है कि अमित एड्रेस कर दिया, आर यू इन योर सेंसेस। भाई वॉज की जगह पर आर हो गया, क्योंकि आर का वॉज हो जाएगा जब वो इनडायरेक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट इट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी पास्ट का प्रेजेंट कर देते हैं ना जब उल्टा बनाते हैं तो। और बाकी सवाल पूछा जा रहा है तो आर यू इन योर सेंसेस। जो यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है ना, ये यू के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, यानी दूसरे वाले के लिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है, यू हो सकता है, क्योंकि यू का जो हम रिलेशन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस से बनाएंगे। तो आर यू इन योर सेंसेस, सी वाला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। है मज़ेदार सवाल, मतलब सवाल एकदम कतई जहर वाला सवाल है बिल्कुल। ठीक है, 12th लेवल तक के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाइन। चलिए भाई, आज चलेगी वाइन। ठीक है, इसमें क्या होगा बता दीजिए ज़रा। हाँ, देखिए यहाँ पर यदि आप इसका पैसिव बनाने बैठेंगे तो यहाँ पर द ग्लास आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट का ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाइए द ग्लास, क्योंकि द ग्लासेस प्लूरल है तो वर आया, फिल्ड आया, विथ आया, वाइन आया, बाय द वेटर आया, बी ऑप्शन सही है ना। सी क्यों बना रहे हैं आप खुद सोचिए कि हम सी आंसर क्यों चुन रहे हैं, क्यों चुनेंगे सी ऑप्शन, जबकि जो सी में लिखा हुआ है द वेटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर द वेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है द वेटर फिल्ड द ग्लासेस, है ना। तो यहाँ पर क्या द वेटर वॉज फिल्ड, यानी आपने तो वेटर को ही ग्लास में भर दिया ऐसा लग रहा है है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द वेटर वॉज फिल्ड लिखा हुआ है ना, तो आप वेटर को ही थोड़ी भर देंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव का ये तो नियम है ना। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इसको हटा दीजिए। हाँ, कुछ जगह पर एज इट इज़ रहता है, वो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पर वाइन नहीं होगा, गलत। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी तो गलत है ना। आपने तो वेटर को लिखा है कि द वेटर वॉज फिल्ड, यानी वेटर भर दिया गया ग्लास में, वाइन की जगह पर आपने वेटर को ही ठूस के भर दिया कि ले बेटा, है। ये गलत है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस का बनाते हैं हम वॉज या वर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सा पंक्चुएशन सही है। देखिए इसमें क्या होगा, करेक्टली पंक्चुएट में यदि आप बात करने का, वो आई हैव बॉट, मैंने खरीदा। तो मैंने क्या खरीदा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एक किताब खरीदी जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो ठीक है, इसको हम किस में बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी नाम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन प्रीपोजिशन को हम कभी कैपिटल में नहीं लिखते। बाकी आर्टिकल का भी कैपिटल हो सकता है, बाकी अन्य शब्दों का भी कैपिटल हो सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन का कैपिटल नहीं होता, नहीं होता, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या होगा, विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें बताइए कौन सा सही से पंक्चुएट किया गया है।
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों सही हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच एक ही है बट इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। तो दूसरा हिस्सा का जो स्टार्टिंग होगी वो कभी कैपिटल से नहीं हो सकती, जब तक कि वो कोई प्रॉपर नाउन ना हो या कोई आई ना हो, तब तक यहाँ पर शुरुआत नहीं हो सकती कैपिटल से। ये गलत। अब बचता है ये, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है आई एम नॉट शी सेड। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पहला लेटर भी कैपिटल नहीं होगा क्योंकि ये बीच में है, इस वजह से, तो ये भी हटा दीजिएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। आई एम नॉट शी सैड, यहाँ पर ये नहीं लगाया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के दो हिस्से कर दिए जाते हैं तो पहले हिस्से को रिपोर्ट छोटे मतलब बड़े ताले से बंद करते हैं, फिर छोटा ताला लगाते हैं और फिर बड़ा ताला लगाते हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा हिस्सा होता है उसको बड़े ताले से बंद करते हैं, फिर लिखते हैं स्मॉल लेटर में सब कुछ, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं और फिर बड़े ताले से बंद कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने पंक्चुएशन की क्लास में पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले ही, टारगेट वाले बैच में और LT 2.0 में भी। आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 years। इसमें कौन सा टेंस आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, चलिए। 43 वाला एक बार समझा दूँ? अच्छा ठीक है, इसका आंसर दे दीजिए पहले, फिर समझाता हूँ। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। चाहे कॉन्टिन्यूअस बोलिए चाहे प्रोग्रेसिव बोलिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब गलत, क्योंकि इसमें हैव भी है तो परफेक्ट हैव में आता है। ठीक है, परफेक्ट में क्या आता है? हैव आता है। ING कॉन्टिन्यूअस में आता है तो बन गया ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चूंकि प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट बन गया। लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते। देखिए 43 में आसान है बेटा, इसमें है थोड़ी कुछ। ये तो लिखा हुआ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स, ये किताब का नाम है, तो ये आपका हो गया एक। ठीक है, यहाँ कॉमा लग गया। अब ये किताब का जो नाम है इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमने लिख दिया। लिख दिया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। प्रेपोजिशन स्मॉल लेटर में रहेगा, सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। इसका पहला लेटर कैपिटल, इसका पहला लेटर कैपिटल, बस बात खत्म। और क्या दिक्कत है? सबसे आसान है। ठीक है, अब देखिए आता है यहाँ से आपका पैरा। ठीक है, इससे पहले कि आपका पैरा देख करके पारा बढ़ जाए, आराम से आप इस पूरे पैरा को पढ़िए। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 4:21 है। मैं आपको कम से कम 3 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, आप 3 मिनट में भी इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, बताइए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी करेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि कुछ तो पढ़ ही लिया होगा आपने, कुछ समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं है। देखिए एग्जाम में तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा करने के लिए। अब मैं समझा देता हूँ, बाकी आप बाद में पढ़ लीजिएगा।
कि पढ़ेंगे अभी? चलिए, है ना, मैंने पढ़ लिया तो मुझे लगा कि आपने भी पढ़ लिया होगा। मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी एक व्यक्ति जिसके पास में इतिहास का कोई सेंस नहीं है, समझ नहीं है। हिटलर ने डिक्लेयर किया, इज लाइक अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आईज, यानी वो ये कह रहा है, हिटलर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को इतिहास की समझ नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना आंखें हैं ना कान है, यानी उसने ना कुछ देखा है ना कुछ सुना है आज तक। ही हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्लेम करता है, क्लेम्ड टू हैव हैड ए पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, और वो इस बात का क्लेम करता है अपने आप के लिए कि वो बहुत ही हिस्ट्री का पैशनेट रहा है। कब से? सिंस हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों से, ठीक है। फिर लिखा हो एंड ही डिस्प्लेड, और उसने हमेशा ये दिखाया है, कंसिडरेबल फैमिलियरिटीज विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। कंसिडरेबल मतलब विचारणीय या महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण समानता को या परिचय को उसने दिखाया है यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्स से। मतलब कि उसने अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कि मैं यूरोप की हिस्ट्री से क्या हूँ, बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। हिज कन्वर्सेशन, जो उसकी बातचीत है, वॉज स्टडीड विद द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, यानी जितनी उसने बातें की उसकी बातों को ऐतिहासिक संदर्भ में क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। जैसे कोई राइटर कुछ बोलता है ना, तो वह हम देखते हैं उसकी बात का हिस्टोरिकल क्या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चेक करते हैं ना। ऐसे ही हिटलर की बातों को भी जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं उसमें अध्ययन किया गया था। एंड हिस्टोरिकल पैरेलल्स, यानी इतिहास के जो दौरान जो भी चीज़ें चल रही थी उस दौरान भी जब ये अध्ययन किया गया तो उसका भी अध्ययन हिटलर से जोड़कर किया गया। मोर देन, इन सबसे ज़्यादा क्या है, हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट, जो भी हिटलर की पूरी सोच थी वॉज हिस्टोरिकल, वो पूरी तरह से ऐतिहासिक थी। एंड हिज सेंस ऑफ मिशन, और जो मिशन का उसका सेंस था, वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, वो उसने हिस्ट्री की ही समझ से निकाला था। यानी हिटलर की जो सोच थी ना वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी। उसने बचपन में इतिहास पढ़ा होगा कि अरे फलाना लोगों ने आकर के हमारे जात पर इतना अत्याचार किया, हमारे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया, तो उसने भी फिर वही हत्याएं की, है ना। तो वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है। डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न, मैंने ये पढ़ाया भी प्रेपोजिशन में। लाइक हिज कंटेम्प्रेरी स्पेंगलर, यानी हिटलर के ही समय काल का जो व्यक्ति था स्पेंगलर, वो भी बिल्कुल क्या था, हिस्ट्री का बहुत बड़ा पैशनेट व्यक्ति था। हिटलर वॉज फैसिनेटेड, हिटलर बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित था बाय द राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशंस, जो सभ्यताओं का जो उठना और गिरना था वो उससे बड़ा फैसिनेट रहता था, बड़ा ही लगाव रखता था उसको, है ना। वो देखता रहता था कहाँ किसकी सभ्यताएं विलुप्त हो रही हैं, है ना। और देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वॉज हिमसेल्फ बॉर्न एट अ क्रिटिकल मोमेंट इन यूरोप, और वो खुद भी यूरोप के इतिहास के एक बहुत ही बुरे दौर में पैदा हुआ था, है ना। हिटलर जब पैदा हुआ जर्मनी में तो उस समय वो जर्मनी का बहुत ही बुरा दौर था, आप ऐसा कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। वेन द लिबरल और बॉर्जोस का मतलब होता है जो रूढ़ीवादी लोग होते हैं, वो बॉर्जोस मतलब रूढ़ीवादी, वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डिसइंटीग्रेटिंग, और जो उस समय का जो लिबरल यानी जो उदार पूंजीवादी कह सकते हैं आप, या रूढ़ीवादी जो संसार था 19 सेंचुरी का, वॉज डिसइंटीग्रेटिंग, वो अब विघटित हो रहा था। यानी अब जो लिबरल कंट्रीज थी ना वो सब बट रही थी, और जो ताकतवर कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, वो अब जो लिबरल कंट्रीज थी उन पर अपना कब्जा जमा रही थी, है ना। वॉट वुड टेक इट्स प्लेस, तो ये क्या स्थान लेगा, द फ्यूचर ले विद द ज्यू बॉल्शेविक आइडियोलॉजी ऑफ द मासेस, है ना। जो फ्यूचर होगा वो कहाँ गिरेगा, ले मतलब कहाँ गिरेगा, जा करके कहाँ पड़ेगा, विथ द ज्यू बॉल्शेविक आइडियोलॉजी ऑफ द मासेस, यानी कि जो इतिहास होगा, जो भविष्य होगा कहाँ का, यूरोपियन कंट्रीज का, वो कहाँ गिरेगा बेटा, वो ज्यूस की जो आइडियोलॉजी है, जो ज्यूस की जो सोच है उस पर जाकर के वो गिरेगा, अनलेस जब तक कि यूरोप कुड बी सेव्ड बाय द नाजी रेसिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द इलीट, और जब तक कि यूरोप की जो आइडियोलॉजी है वो नाजीज के द्वारा बचाया ना जा सके। मतलब बात समझ में है आपको, जो हिटलर था वो नाजी था,
और हिटलर को लगता था कि जो ज्यूज हैं यानी यहूदी जो इस समय इजराइल है, वो इन पर क्या कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को थोप रहे हैं, है ना। मतलब वो लोग क्या, ज्यूज बहुत ताकतवर होते हैं, पता है आपको, ज्यूज बहुत ताकतवर, बहुत माइंडेड लोग होते हैं। देखिए इसराइल को, बहुत माइंडेड है वो, छोटा सा है ना। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि किस तरह से रेसिस्ट जो जो नाजी की जो विचारधारा है वो बचा सकती है यूरोप को। अब आगे चलिए, इसके क्वेश्चंस देखिएगा, आसानी से आप कर ले जाएंगे। अ मैन हु हैज नो ईयर्स और आईज इज लाइक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास न कान है न आंख है, वो किसके समान है, बताइए जरा। चलिए बताइए, अब आप बता ले जाओगे, बताइए आप लोग। डायलॉग इसमें क्या होगा बताइए। डायलॉग तो बहुत क्रूर और लालची था, ग्रीडी। हाँ बहुत बढ़िया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको हिस्ट्री की समझ नहीं है, वो वैसा है जैसे उसके कान और आंख नहीं है। बहुत बढ़िया आंसर, देखिए कितना अच्छा आंसर किया आपने। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए क्या है। हिटलर शोड हिज फैमिलियरिटीज विथ, इसमें क्या बताएंगे आप। हिस्ट्री शोड हिज फैमिलियरिटी विथ, हिटलर ने अपनी परिचय किसके साथ दिखाया। तो आपको पता है कि हिटलर ने यूरोपियन इतिहास से अपने आप को जोड़ा हुआ बताया कि मैं सबसे ज़्यादा यूरोपियन इतिहास से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसको समझता हूँ, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, वेरी गुड। अगला है कि हिटलर डिराइव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम, कि हिटलर ने अपना जो मिशन था उसका, कि मैं सब जीव्स को उड़ा डालूंगा, भर भर के मार डालूंगा, वो जो मिशन था उसका, वो उसने कहाँ से सीखा, बताइए। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कहाँ से सीखा उसने। मानवता के प्रेम से, तत्कालीन सोसाइटी से, पास्ट के यानी भूतकाल के धर्म से, या हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यानी हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी उसने कहा नहीं था कि मैंने हिस्ट्री से सीखा है कि मेरा मिशन क्या होना चाहिए, है ना। याद आया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन किया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंड देखिए लिखा, द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड, यानी कि सिविलाइजेशंस का गिरना उठना किसको फैसिनेट करता था, बताइए जरा। बिल्कुल सोनिया। चलिए इसका आंसर, है ना, तो मुझे लगता है इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बच्चों का खेल है। जो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन है वो हिटलर को उसने फैसिनेट किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही इजी सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा। हिटलर वॉज बोर्न एट अ मोमेंट वेन, ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, 48 का डी, यस, है ना। क्वेश्चन के नंबर भी आप लिखा कीजिए, तभी तो मालूम चलेगा किसका आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग तो लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, है ना। हिटलर वॉज बोर्न एट अ मोमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी वाला सही है। क्योंकि डिसइंटीग्रेटिंग यानी कि बिखराव हो रहा था 19वीं सेंचुरी के, जो इस पूंजीवादी या जो रूढ़िवादी समाज था वो बट रहा था, और जबकि जो हिटलर था वो रूढ़िवादी को बना करके रखना चाहता था, है ना। वो चाहता था कि जो लिबरल लोग हैं वो बचे रहें, है ना। बट ये सब चीज़ें, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिया है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैरा के, मुझे लगता है
कि सभी ने बहुत ही सही आंसर दिए हैं और मुझे लगता है सभी ने सभी आंसर सही दिए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आज का ख़त्म। मेरी बात को बेटा गांठ बांध लेंगे तो ज़िंदगी में आप सफल हो जाएंगे, ये बात मैं लिख करके दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना। मेरी बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत ही जोश में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट सफल होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं हर चीज़ पे इतना एम्फेसाइज करता हूँ ताकि आप लोग उस बात को सीखें। मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दबाजी है, मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि आप बहुत उलझन में रहते हैं, आपको बहुत जल्दी सब कुछ पढ़ना लिखना है, लेकिन बात को सुनना और समझना भी बहुत ज़रूरी, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका मेंटर है। ठीक है, तो ये तो चूंकि पेड है तो मैं ही मेंटर हूँ आपका। तो मैं जो आपको समझाता हूँ कि जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन किया कीजिए तो बेटा सूझबूझ के साथ, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिस्टेक हो सकती है, उसमें नरेशन की मिस्टेक हो सकती है, उसमें वॉइस की मिस्टेक हो सकती है, उसमें किसी की भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आप लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो वर्ब नहीं देखेंगे, वर्ब देखेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं देखेंगे, और प्रीपोजिशन देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी नहीं देखेंगे, नाउन देखेंगे तो प्रोनाउन नहीं देखेंगे, मतलब कुछ भी आप जल्दी 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 आंसर करने की बहुत जल्दीबाजी रहती है, और यही जल्दीबाजी बर्बाद कर देती है इंसान। और जब आपके सामने जब भी मोर देन वन ऑफ द अबव ऐसा ऑप्शन जब आपके सामने है तो आपको अपने दिल को कंट्रोल करना चाहिए, दिमाग को भी, कि जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से आंसर करना है। ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा उसके 2 दिन पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस तरह से पेपर के समय अपने दिमाग को शांत रखना है, कैसे हमको अपनी थिंकिंग रखनी है, और कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, युद्ध हमेशा तभी जीता जाता है, अगर आपने सुना होगा कि पहले मन में चल रहे युद्ध को जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन के युद्ध को नहीं जीत सकते हैं तो आप कोई और युद्ध जीते ही नहीं सकते, आप हार जाओगे। उस पर जो पहले मन में भड़बड़ है ना उसको शांत करिए। ठीक है, नौकरी बड़बड़ से नहीं मिलती है, नौकरी पढ़ पढ़ से मिलती है, याद रखिए। ठीक है, और साल भर जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी, मैंने एक मंत्र दिया था बच्चों को, मैंने कहा था मंत्र को दिमाग में बैठा लीजिए कि नौकरी के लिए मैं पढ़ता हूँ, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ता। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी कंसिस्टेंसी नहीं भंग करूँगा, और आप 2 साल से ज़्यादा बेरोजगार नहीं रह सकते। बस वैकेंसी भरा जाए या हो जाए एग्ज़ाम तो आप 2 साल से ज़्यादा बेरोजगार रह ही नहीं सकते, अगर आपने रेगुलरिटी बनाई 2 साल तक तो। ये बात मंत्र याद रखिएगा। इसलिए जो लोग घर बार छोड़ करके एकदम जुट जाते हैं पढ़ाई में ना, और नौकरी पाया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी की बहुत उम्र हो गई, वो करते थे, वो यादव हैं तो वो काम करते थे दूध बेचने का काम। अचानक से उनको ये लगा कि यार मैं ज़िंदगी भर दूध बेचूंगा, फिर मेरे बच्चे भी दूध बेचेंगे, फिर मेरा क्या होगा, ऐसी गरीबी में ज़िंदगी कट जाएगी। और उन्होंने 42 साल की उम्र में एक कसम खा ली कि मुझे नौकरी चाहिए। और उन्होंने 1 साल बता रहे थे कि बेटा मैंने 1 साल में जाने कितने हजार क्वेश्चंस लगा डाले, जाने कितनी बार किताबों को पी डाला, सारे काम छोड़ के। और अगले साल जब वैकेंसी आई तो मेरा पहले ही बार में अच्छी रैंकिंग में हो गया, और मैं आज पीजीटी टीचर हूँ। उन अंकल जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत बीमार व्यक्ति रहे हैं, बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके अंदर का वो दृढ़ निश्चय देख करके मुझे वो बात हमेशा याद रहती है ना। और जो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है, अरे ज्ञान तो दुनिया, अरे हमको भी पता है सब कुछ, हम सब जानते हैं, अरे हमें सब आता है, जहाँ से बस मन में ये अहम आया, बस समझ लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू। ये बिल्कुल कड़वा सच है बेटा। बाकी चॉइस आपकी, ज़िंदगी आपकी, बनाइए बिगाड़िए, लेकिन पढ़ना है तो मजाक मत करिए अपने साथ, समय के साथ और अपनी भावनाओं के साथ। सिलेक्शन हो जाएगा, 200% मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, हमारी क्लास से बहुत बच्चों का हुआ है ना, मैंने शेयर भी किया है, कई बार शेयर किया है। सर जी अभी तो 2-4 दिन से एक ऑप्शन और ऐड हुआ है तो 5-7 दिन लगेंगे फिर ठीक होने लगेंगे, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ज़्यादा, पहले 4 ही ऑप्शन थे बट अब अच्छे से करूँगी स्वर्णिमा। नहीं वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ। सवालों का गलत होना, फिर उसको सीखना, फिर इसको ठीक करना, ये तो एक पढ़ाई का एक पैटर्न है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति गलती करके सीखता है,
जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो गलती कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा समझ करके करने की आवश्यकता है। लेकिन जो सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी गलती का होना, तो वो मतलब गलती करके सीखेंगे, ऐसा मान के चला जाए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है, हमें नौकरी के लिए पढ़ना है। ये भावना अपने मन में बैठाइए, अपने सामने लिख करके चिपका दीजिए कमरे में कि मुझे नौकरी के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना। और आपकी नौकरी ना मिले 2 साल में तो बताइएगा। लेकिन मेरा भी एक सवाल ज़रूर रहेगा कि आपने रेगुलरिटी कितने दिन बना के रखी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ा और 2 महीना गायब है। चाहे 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, याद रखिएगा, है ना, वो नौकरी पा जाएगा। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े, क्योंकि मेरे सारा फ्रेंड सर्कल सरकारी जॉब करता है, वो भी हैप्पी हैं, मैं अपने काम से हैप्पी हूँ, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको सरकारी ही चाहिए तो फिर वैसे सोचना शुरू। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी जूनियर के लिए ओनली ग्रामर पर फोकस करूं, सौरभ कह रहे हैं। तो आपने देखा होगा ना, जूनियर का पैटर्न तो देखा होगा ना। देखिए ग्रामर तो यही सब आनी है, तो ग्रामर पे सिलेबस में ग्रामर ही है, जूनियर में भी शायद, है ना, कि नहीं है, जूनियर ही में ग्रामर ही है। देखिए क्योंकि उन्होंने पैटर्न को डिसाइड नहीं किया है, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों के लिए। लेकिन लास्ट पैटर्न में चूँकि अभी 6 to 8 तो हुआ नहीं था, वो तो टीजीटी पीजीटी का हुआ था और पूरा पेपर ग्रामर बेस्ड था। तो आप भी क्या कीजिए, ग्रामर पे पकड़ बना के रखिए सौरभ, बढ़िया हो जाएगा भला, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए। 5 ऑप्शन से घबराहट है नहीं, ये फोबिया मत होने दीजिए, 5 ऑप्शन बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कल से आपकी क्लास देखिए, मैं हो सकता है इसी टाइम पर कर दूँ, 4:30 बजे। आपके ग्रुप में एक मैसेज आएगा, आप लोग उसमें अपना मत ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, हाँ, ताकि टाइम सही समय पे हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।